आज हम बात करना स्टार्ट करेंगे फीमेल गोनेड्स के बारे में। फीमेल गोनेड्स का नाम क्या है? तो फीमेल गोनेड्स को हम बोलते हैं ओवरीज। ओवरीज संख्या में कितनी होती है? ओवरीज, देयर आर 2 ओवरीज इन नॉर्मल फीमेल। ओवरीज क्या है? तो ओवरीज आर फीमेल गोनाड्स हैं प्रेजेंट इन ओवेरियन फोसा। लोकेशन क्या है इनकी? तो ये ओवेरियन फोसा में पाए जाते हैं एट द लेटरल पेल्विक वॉल। लेटरल पेल्विक वॉल मतलब जो पेल्विस की वॉल है उसके पेल्विस की वॉल के पास में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको अपन बोलते हैं एट लेटरल पेल्विक वॉल। अब इनके बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्ट रहता है कि देखने में ऐसा लगता है कि ब्रॉड लिगामेंट सब तरफ सबको कवर करके रखता है, तो ये इसका पार्ट है, नहीं है। तो ओवरीज आर नॉट प्रेजेंट विद इन द ब्रॉड लिगामेंट बट दे आर अटैच्ड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय मीजो ओवेरियम। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ओवरीज आर नॉट प्रेजेंट विद इन द ब्रॉड लिगामेंट बट दे आर अटैच्ड टू द ब्रॉड लिगामेंट। ओके, अब इसके साइड शेप की बात करें तो इसको साइड शेप को याद करने के लिए सिंपल फंडा है 3 to 1। इसकी लेंथ, विड्थ और जो मोटाई है वो है 3 to 1 सेंटीमीटर्स के हिसाब से याद रखेंगे। मोटाई इसकी ये 1, इसकी विड्थ 2 और इसकी लेंथ 3। इसका वेट पर ओवरी 4 to 8 ग्राम्स होता है। 4 से 8 ग्राम के बीच में हर ओवरी का वेट होता है। और इसका हम अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसको बाहर निकाल के इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर लेप्रोस्कोप द्वारा कैमरा अंदर डाल के जब इसको विजुअलाइज करेंगे तो ये कैसे कलर की दिखेगी? नॉर्मल जो ओवरी होगी वो ग्रेइश पिंक कलर की दिखेगी, या पिंक ग्रेइश या ग्रेइश पिंक, सेम ही चीज है। इसका शेप कैसा रहेगा? तो ये अनसेल्ड आलमंड या ओवल शेप की होती है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन हो गई, ये लेटरल पेल्विक वॉल्स पे होती हैं, ओवेरियन फोसा में पाई जाती हैं। और इनका वजन कितना होता है? तो 4 से 8 ग्राम का इनका नॉर्मल वजन होता है। इनकी डायमेंशंस या फिर इनकी इसके जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के बारे में बात करें तो 3 to 1 में इसको याद रख सकते हैं। सिमिलर फंडा हम लोग यूज कर रहे थे यूट्रस के लिए। यूट्रस के लिए जो था दैट वाज इन इंचेस, है ना। यूट्रस के लिए जो मैंने पहले फंडा बताया था 1 2 3 वाला, दैट वाज इन इंचेस, और ये किस में है? ये सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसके ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये कैसी दिखती है, इसके क्या क्या सरफेस हैं, क्या पोल्स हैं। तो ग्रोथ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इसको 2 से याद रख सकते हैं। इसमें 2 पोल होते हैं, 2 सरफेस होती हैं, 2 बॉर्डर होते हैं और 3 लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं। पोल्स कौन कौन से हैं? एक ऊपर का पोल, एक नीचे का पोल। ऊपर के पोल को हम बोलते हैं अपर पोल और नीचे वाले पोल को हम बोलते हैं लोअर पोल। इसको हम आउटर पोल और इनर पोल के नाम से भी याद रख सकते हैं। इसमें 2 सरफेस होती है जो टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स मिड लाइन, दैट इज मिडल सरफेस, ये मेडियल सरफेस, और अवे फ्रॉम द बॉडी या अवे फ्रॉम मिड लाइन, दैट इज लेटरल सरफेस। इसमें 2 बॉर्डर पाए जाते हैं। सामने का बॉर्डर दैट इज एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर है इन इट्स मिडल पार्ट, ये मीजो ओवेरियम से अटैच्ड होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो उसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर भी, पीछे वाला जो पार्ट होगा जो टुवर्ड्स सेक्रम होगा उसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर भी बोलते हैं। अब इसके लिगामेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें 3 लिगामेंट होते हैं। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, दूसरा मीजो ओवेरियन लिगामेंट और तीसरा ओवेरियन लिगामेंट। तो इसको सिंपली याद रखने के लिए, ग्रोथ स्ट्रक्चर को सिंपली याद रखने के लिए इसमें 2 पोल्स होते हैं, अपर और लोअर, 2 सरफेस होती हैं, मीडियल और लेटरल, 2 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और 3 लिगामेंट होते हैं। अब इसके माइक्रोस्कोपिक, ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब ये एक्सटर्नली या बाहर से अपनी नेक्ड आई से देखेंगे तो ये कैसी दिखती है। ये हमने अब तक देखा कि बाहर नेक्ड आई से कैसी दिखती है, आलमंड शेप दिखती है, ओवल शेप दिखती है। अब इसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप अगर स्टडी करेंगे तो अंडर द माइक्रोस्कोप इसमें क्या क्या चेंजेस रहते हैं या क्या क्या कैसी ये दिखती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप के अंडर देखने को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को अब जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तो ओवरी पे सबसे पहला हार्मोन आता है एफएसएच। एफएसएच के बाद में ईस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं। एफएसएच क्या करता है? एफएसएच यहाँ पे एक्चुअल में ओवुलेशन को स्टार्ट करवाता है। तो ये बहुत सारी फॉलिकल्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे एन नंबर ऑफ फॉलिकल्स, एक साथ 5 10 फॉलिकल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। कौन से हार्मोन के अंडर में? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर में। एफएसएच है, इसका फंक्शन क्या है?
इसका फंक्शन यही है कि यहाँ पे आके बहुत सारी फॉलिकल्स को बोलेगा कि आप ओवुलेशन के लिए तैयार हो। तो उसके बाद में क्या होगा, ये बहुत सारी फॉलिकल्स में से कुछ एक फॉलिकल्स हैं वो अपनी साइज बढ़ाना स्टार्ट कर देंगी। ये साइज बढ़ेगी इनकी, ये बढ़ी हुई साइज ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से कौन सी फॉलिकल में चेंज हो गई, प्राइमरी फॉलिकल्स में ये कन्वर्ट हो गई। अब प्राइमरी फॉलिकल्स से उसके बाद में कौन सी सेल्स बनेंगी, तो ये थीकल सेल्स बन जाएंगी। ये और मोटी हो गई, इनके और चेंजेस स्टार्ट हो गए, कवरिंग बढ़ गए। उसके बाद में थीकल सेल्स में ये वाला जो पार्ट होगा दिस इज नोन एज एंट्रम, ठीक है। उसके बाद में ये और साइज में बड़ी हो गई और इसके अंदर ये एक मेच्योर ओवम तैयार हो गया। अब ये मेच्योर ओवम तैयार हो गया तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो स्टार्ट होना चालू होने वाली है। उसके बाद में ओवरी की सरफेस रप्चर करेगी और जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो फेलोपियन ट्यूब्स के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिम्ब्रिये हैं, वो फिम्ब्रिये इसको क्या करेंगे, एज ए गोलकीपर इसको कैच कर लेंगे। ये यहाँ से इनके अंदर आ जाएगी। बाकी सबका क्या काम रहेगा, बाकी सब सपोर्ट करेंगी। एक है वो मेच्योर ओवम है, वो इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये ओवेरियन सरफेस है, ओवेरियन सरफेस पे ये एक स्कार या एक रप्चर करता हुआ जाएगा। तो हर महीने जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब भी ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के दौरान हर ओवुलेशन के दौरान एक स्कार नॉर्मली ओवरी के ऊपर बनता है, ठीक है। उसके बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे बाकी बचे हुए, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो कॉर्पस एल्बिकेंस मतलब वाइट कलर की एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे। व्हाइट कलर को हम एल्बिकेंस से एल्बा डिनोट करते हैं। एल्बा नाम जहां पर भी आता है, एल्बा डिनोट्स टू व्हाइट। तो ये कैसे कलर में चेंज हो गई, ये एल्बिकेंस हो गई, ये व्हाइट हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से मल्टीपल फॉलिकल स्टार्ट हुई, फिर उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल बनी। डोमिनेंट फॉलिकल ने रप्चर करा, इसके सरफेस से होते हुए कहाँ पहुँच गई, ये फेलोपियन ट्यूब्स में पहुँच गई। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सीलिया के मूवमेंट के द्वारा उस फीटस को, उस जाइगोट को फिर पुश कर दिया जाता है टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ी सी जब ओवेरी के बारे में बात कर रहे हैं तो ओवेरियन कैप्सूल के बारे में बात कर लेते हैं। ओवेरियन कैप्सूल बना हुआ कैसे होता है, उसमें कौन सी सेल्स होती हैं, तो ये सिंगल लेयर्ड सेल्स का बना होता है। और कौन सी सेल्स होती हैं इसमें, जर्मिनल लेयर की सेल्स होती हैं। क्यूबिकल सेप्स एपिथेलियम होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर। बिकॉज वंस इट वाज थॉट टू प्रोड्यूस ओवेरियन फॉलिकल, ये पहले एक कॉन्सेप्ट था बट अब ये क्लियर है कि दैट ओवेरियन फॉलिकल्स आर मेड फ्रॉम द योक सेक। पहले ये माना जाता था कि ये ओवेरियन फॉलिकल्स से बनती थी, बट ये अब क्लियर है कि ये किससे बनता है, योक सेक से बनता है। और कौन से टाइम पे बनता है, तो बाय द एंड ऑफ 3rd वीक ऑफ गेस्टेशनल प्रिमिटिव जर्म सेल्स विल प्रोड्यूस ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, डेवलप इन द योक सेक। 3 लेयर होती हैं, एमनियोस, एलेंटोस और योक सेक। तो ये किससे बनता है, ये योक सेक से बनता है। यहाँ से सेल्स माइग्रेट करके ओवेरियन कॉर्टेक्स में चली जाती हैं, कौन से वीक में, 4th वीक ऑफ गेस्टेशन में चली। अब इसके बारे में अंदर की तरफ की स्ट्रक्चर्स में ट्यूनिका एल्बुजेनिया होता है। एल्बा मैंने आपको जैसे बताया था, एल्बा मीन्स व्हाइट। जहां पर भी एल्बा नाम आएगा मतलब इट डिनोट्स टू व्हाइट। तो ये कैसे कलर की लेयर होगी, दिस इज व्हाइटिश लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये तो हो गई इसके बारे में बात। उसके बाद थोड़ी बात करते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ का पार्ट होता है दैट इज कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला बीच वाला पार्ट होता है दैट इज मेडुला। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स इट इज मेनली पेरेनकाइमल। पेरेनकाइमल मतलब, पेरेनकाइमा का मतलब भी आउटर साइड का ही होता है, और कॉर्टेक्स भी सेम उसको डिनोट करता है। इट इज फिल्ड विद वेरियस फॉलिकल्स, जो मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में बताया था। दीज आर डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरती है। सबसे पहले प्राइमोर्डियल थी, जो कि मल्टीपल नंबर्स में थी। प्राइमोर्डियल के बाद में वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है, एंट्रल में हो जाती है, और ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी फॉलिकल्स है, ईच फॉलिकल कंटेन एन ओवम विच इज सराउंडेड बाय न्यूट्रिशन गिविंग सेल्स। मल्टीपल प्राइमोर्डियल सेल्स थी, वो वहां से अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ
FSH तैयार होती हैं और जो एक मेन डोमिनेंट हो जाती है, डोमिनेंट को फिर बाकी जो बची हुई रहती हैं बाकी सारी क्या करेंगी, बाकी सारी इसको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देंगी ताकि ये ओवुलेशन के टाइम पे अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में प्रिपेयर होके जाए। अब जो अंदर का पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट तो बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज मेडुला। तो ये कैसा पार्ट है, कहाँ पे होता है, तो दिस इज इनर मोस्ट पार्ट। इसके अंदर स्पेशलाइज क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलस और हाइलम सेल्स। ये प्रीवियसली पूछा गया, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइलम सेल्स। तो हाइलम सेल्स क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द ओवेरियन मेडुला। ये किसके होमोलोगस है, तो जो मेल गोनाड्स होते हैं, मेल गोनाड्स में जो लेडिंग सेल्स होती है या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस है, उनके होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब ओरिजिन सेम उसी ओरिजिन का है, बट ये फीमेल्स में है, इसलिए हम उनको इसको क्या नाम देते हैं, ये वाला नाम दिया जाता है। ठीक है। अब ओवरीज को न्यूट्रिशन के लिए ब्लड कहाँ से मिलता है, तो ओवरीज की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो कहाँ से आती है, ओवरीज आर सप्लाइड फ्रॉम ओवेरियन आर्टरीज, जो कि किसकी ब्रांच है, जो कि एब्डोमिनल ओर्टा से निकलती हैं। उसके बाद में वीनस ड्रेनेज, जो ब्लड अंदर आया उसने न्यूट्रिशन दिया, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन देने के बाद में ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कौन लेकर जाएगा, तो वीनस ड्रेनेज है। वीनस ड्रेनेज दो आर्टरीज से होता है, ये राइट वाला है, राइट वाला तो डायरेक्ट वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा में ड्रेन कर जाएगा, जबकि जो लेफ्ट ओवेरियन आर्टरीज हैं वो कहाँ ड्रेन करती हैं, लेफ्ट रीनल वेन में। और लेफ्ट रीनल वेन कहाँ ड्रेन करती है, तो वो इंफीरियर वीना कावा में। ये लेफ्ट वाला सिस्टम है वो हर जगह ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आईवीसी में न खुल के ये वाया रीनल वेन्स जा रहा है, इसलिए इस पे पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैंसर के स्प्रेड में भी राइट ओवेरियन कैंसर होगा या राइट साइड के ओवरी का कोई कैंसर होगा तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकता है इंफीरियर वेना कावा को, जबकि लेफ्ट साइड वाला है वो पहले रीनल वेन में जाएगा और रीनल वेन के बाद में कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में। ये तो हो गई ब्लड सप्लाई के बारे में। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। फ्रॉम T10 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये T10 ये जो जीरो है और जीरो T10 सेगमेंट है, ये किसको सप्लाई करता है, मेनली एंटीरियर सरफेस पे बात करें तो ये अम्बलाइकस को सप्लाई करता है। तो ये अम्बलाइकस को सप्लाई करता है, तो अम्बलाइकस जो इसका जो पेन होगा वो कहाँ पर हो सकता है, अम्बलाइकस पे हो सकता है। और अम्बलाइकस पे पेन होने के कारण हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं इसको किससे, अपेंडिसाइटिस से, क्योंकि अपेंडिक्स का जो भी पेन होता है वो भी पहले इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होता है, वो पेरी अम्बलाइकल, ये जो T10 डर्मेटोम है ये T10 डर्मेटोम से ही एराइज होता है। उसके बाद में क्या होता है, जब वो पेन लोकलाइज होता है वो शिफ्ट करता है, जिसको हम शिफ्टिंग पेन बोलते हैं, वो राइट इलियक फोसा में चला जाता है। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, किससे, ओवेरियन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पेन से। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई पेशेंट अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस के साथ में प्रेजेंट करती है, फीमेल पेशेंट हो, तो उससे हम जरूर अपेंडिक्स के ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में पूछते हैं, कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये मिडिल पीरियड तो नहीं है, या फिर ये जो पेन है वो कहीं T10 डर्मेटोम के सप्लाई की वजह से तो नहीं है। ओवरीज है, ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स होने की वजह से, इसकी बनावट ऐसी होने की वजह से इसमें सिस्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी हमेशा ज़्यादा रहती है। और ओवरीज में जो मोस्ट कॉमनली सिस्ट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरीज, चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरीज, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ी सी बात अभी करेंगे और बाकी डिटेल में जब हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सिस्ट फॉर्मेशन है वो एक कॉमन फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टीन-लेवेंथियल सिंड्रोम, स्टीन-लेवेंथियल सिंड्रोम या फिर PCOD। PCOD एक कॉमन फीमेल प्रॉब्लम है जो कि अराउंड 15-20% फीमेल्स में मिलती है। इसमें क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है ओवरीज में। जो हमने पहले देखा था कि मल्टीपल प्राइमोर्डियल सेल फॉलिकल्स थी,
वो सारी की सारी ही उनमें से बाकी सब ने एक को न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर दिया था, बट इस कंडीशन में क्या होगा, वो सारी की सारी ही अपनी साइज शेप में बड़ी होने लग जाएंगी। तो जो मेन डोमिनेंट फॉलिकल बननी थी वो न बन के मल्टीपल फॉलिकल्स बन गई, तो उस वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो फीमेल्स को प्रॉब्लम रहेगी। अब ये कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियोसिस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तो ओवरीज आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, और सेकंड साइट इज पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, थोड़ी सी बात अब हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कर लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम किसकी इनर लेयर होती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, यूट्रस की इनर लेयर है, जो कि यूट्रस में होनी चाहिए थी, पर वो अगर यूट्रस में ना होके अदर किसी टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियोसिस। ये दूसरा टिश्यू कोई भी हो सकता है, वो बॉडी का कोई भी टिश्यू, नेजल हो सकता है, आई का टिश्यू हो सकता है, इंटेस्टाइन का पार्ट हो सकता है, ये कोई भी पार्ट हो सकता है। और एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो हार्मोन सेंसिटिव होता है, उसको एफएसएच आएगा, ईस्ट्रोजन आएगा तो वो अपनी मोटाई को बढ़ाएगा, फिर एलएच आएगा तो वो अपनी जो मोटाई बढ़ी हुई थी उसको ल्यूटिनाइज करेगा, और जब दोनों हार्मोन्स डिक्रीज हो जाएंगे तब वो शेडिंग हो जाएगी। उस शेडिंग को हम रूटीन फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया से या फिर जेनिटल से होती है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर दूसरी जगह से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द आई हो सकता है, और ये हर मंथ रिपीट होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी हर मंथ रिपीट होगी। तो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू जो अदर जगह पर डिपॉजिट हो रखा है वो भी दूसरी जगह से शेडिंग होगी उसकी, वो वहां से टूट के गिरेगा और ब्लीड करेगा। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसका कारण क्या है, इसका कारण मोस्ट कॉमन कारण जो माना गया है दैट इज रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो यूट्रस, जैसे ये मान लेते हैं, ये यूट्रस की इनर लेयर मान लेते हैं, ये सर्विक्स मान लेते हैं, तो ये क्या है कि ये टूट के बाहर निकलना चाहिए था, ये टूट के नॉर्मली बाहर निकलता है, तो उसको तो हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीड या मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग होती है वो। बट अगर ये बाहर ना आके ये इधर कहीं फेलोपियन ट्यूब में चला गया, फेलोपियन ट्यूब से कहीं ओवरी में जाके डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रेट्रोग्रेड हो गया, आगे ना आके ये रेट्रो चला गया, पीछे चला गया, पीछे की तरफ जाने को हम बोलेंगे रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब ये यहां से पीछे की तरफ जाएगा, जाके मोस्ट कॉमनली कहां पे डिपॉजिट होता है, तो ये ओवरीज पे डिपॉजिट होता है, इसीलिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज ओवरी। सेकेंड कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब। मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब ये कंजेस्टिव रहेगा, इसमें फीमेल्स को पेन भी एक्सेसिव रहेगा, ब्लीडिंग भी लंबे टाइम तक होगी नहीं होगी, तो वो हेवी ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल्स हैं वो कंजेस्टिव होंगे, प्रॉब्लमेटिक होंगे। अब इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, तो पेरिटोन, ये जो एंडोमेट्रियल कैविटी है इससे ये निकल के कहाँ चला गया, ओवरीज में। तो ये ओवरी कौन सा है, ओवरी को हम लोग एक दूरबीन डाल के एब्डोमिनल कैविटी में एक स्कोप डाल के, लेप्रोस्कोप डाल के उसको डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। डायरेक्ट विजुलाइज करके हम देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो इस पे डिपॉजिट तो नहीं हो रखा। इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, तो इसके ट्रीटमेंट में GnH, RH एनालॉग्स यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल गोसेरेलिन, ल्यूपराइड और ट्राइप्टोरेलिन। ठीक है, तो ये GnH, RH एनालॉग्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्टिक मतलब सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज सिस्ट, ओवरी के अंदर बना हुआ है इसलिए इसको हम ओवेरियन डिजीज बोलेंगे। कॉमनली इसको हम लोग डिनोट करते हैं PCOD। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है स्टीन लेवेंथियल सिंड्रोम। ये कॉमनली पूछा गया है, PCOD ने देखे ये नाम दे दिया गया है, या फिर दूसरा नाम क्या है। ठीक है, कॉमन एज ग्रुप इज यंग फीमेल्स, 15 से 25 साल की फीमेल्स होती हैं वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है।
मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है, इसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि लंबे टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं है, एनोवुलेटरी है। एनोवुलेटरी मतलब ओवम का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइमोर्डियल सेल्स मल्टीपल होती हैं, फिर उनसे एक डोमिनेंट फॉलिकल है या डोमिनेंट ओवम है वो सिंगल बनता है। बट इसमें क्या परेशानी रहेगी, इसमें मल्टीपल बन जाएंगी, सारे के सारे ही साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो डोमिनेंट नहीं बनेगा। तो ये जब बहुत सारे ओवरी के अंदर बन जाएंगे और आप अल्ट्रासाउंड से उसको चेक करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ओवरी एक गला मान लेते हैं, तो ये मोतियों के हार जैसा दिखेगा। इस मोतियों के हार के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं नेकलेस अपीयरेंस, नेकलेस पैटर्न या नेकलेस अपीयरेंस, मतलब गले में एक हार जैसा दिखेगा। ओवरी को जब हम अल्ट्रासाउंड प्रोब के द्वारा देखेंगे तो उसमें ये बहुत सारी मल्टीपल फॉलिकल्स हैं वो बड़ी होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये गले में मोतियों के हार जैसा दिखेगा जिसको हम बोलेंगे नेकलेस पैटर्न ऑफ पैटर्न। और ये किस पे देख सकते हैं हम, अल्ट्रासोनोग्राफी पे इसको हम देख सकते हैं। अब पीसीओडी के बारे में कॉमनली पूछे गए क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें कौन सी चीज बढ़ती है, कौन सी चीज घटती है। तो इसमें कौन सा हार्मोन बढ़ता है, मेनली हार्मोन इंक्रीज होता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, एंड्रोजन्स बढ़ने की वजह से इन फीमेल्स में एक्ने की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। एंड्रोजन्स में कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन, डीएच, ईएस, एलएच और एफएसएच का रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ईस्ट्रोजन्स भी बढ़ेंगे, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेंगे। इस वजह से ये फीमेल्स कैसी होंगी, ये दिखने में मोटी होंगी, मतलब मोटापा इनमें ज्यादा होगा। दूसरा क्या रहेगा, चेहरे पे, फेस पे हेयर्स भी ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि एंड्रोजन्स भी ज्यादा है। उसके अलावा क्या होगा, इनके फेस पे मल्टीपल पिंपल्स, जिनके लिए ये फीमेल्स ज़्यादा वरी करती हैं, पिंपल्स होंगे, फेस पे हेयर्स होंगे, मोटापा बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, प्रोलेक्टिन बढ़ेगा। इंसुलिन एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इंसुलिन के लिए इनमें रेसिस्टेंस होगा। इसी वजह से इनमें जो ये फॉलिकल्स हैं वो मल्टीपल डेवलप हो रही है, मल्टीपल बढ़ रही हैं। अब इसमें बात करें तो इसमें घटेगा क्या क्या, डिक्रीज कौन कौन सी चीजें होंगी, तो एलएच बढ़ रहा है, एफएसएच कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन है वो कम है, E2 और E1 का रेशियो है वो कम है। इसमें लो डेंसिटी और कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ रहे थे लाइपोप्रोटीन्स, बट हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है वो इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एफएसएच, एलएच, जो ये रेशियो एलएच बढ़ जाएगा इसमें एफएसएच कम रहेगा, इसमें एफएसएच बढ़ जाएगा, एलएच कम रहेगा, ठीक है। और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल्स है वो इसमें कम रहेंगे।